नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद YSY में। आज हम हाजिर हुए हैं क्लास 10th के NCERT में साइंस सब्जेक्ट को लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे NCERT का कोर्स। यह वीडियो विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनके पास पढ़ाई का कोई माध्यम नहीं है, तो उन सभी के लिए यह वीडियो समर्पित है। अपने घर पर बैठकर इस वीडियो को देखें और अपने क्लास 10th के कोर्स को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही यह वीडियो उन सभी कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए भी है जो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी एग्ज़ाम में जो साइंस का पोर्शन पूछा जाता है वो 9th और 10th के सिलेबस से पूछा जाता है। NCERT का जो सिलेबस है, यहाँ से 2 कॉपी क्वेश्चन ही परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो 10th में नहीं पढ़ रहे हैं इस वीडियो को ना देखें, उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यहीं से बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आगामी परीक्षाएं, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे वो UPP की परीक्षा हो या फिर रेलवे की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में जो साइंस का पोर्शन है वो क्लास 9th और 10th के कोर्स से ही वो पूछ लिए जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं NCERT क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जैसा कि चैप्टर का नाम है प्रकाश और फिर उसमें परावर्तन तथा अपवर्तन, ये प्रकाश के गुण हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें चर्चा करनी होगी प्रकाश पर। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एनर्जी का एक रूप है। प्रकाश क्या है? एनर्जी का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यदि प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट नहीं होगा तब कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो आपसे पूछा जाए प्रकाश क्या है, तो हमारा आंसर होगा प्रकाश एनर्जी का एक रूप होता है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। फिर प्रकाश के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? प्रकाश के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? तो प्रकाश विभिन्न प्रकार के स्रोतों जैसे सूर्य, तारे आदि एवं कृत्रिम स्रोतों जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होता है। सन हो गया, स्टार्स हो गए, ये सभी हमारे क्या है? नेचुरल सोर्सेज हैं। किसके? लाइट के। आपका सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये सब हमारे प्राकृतिक स्रोत होते हैं प्रकाश के। वहीं मोमबत्ती हो गया, आपका विद्युत बल्ब हो गया, लैंप हो गया, ये सब क्या होते हैं? कृत्रिम स्रोत होते हैं प्रकाश के। इन्हीं के आधार पर हम प्रकाश को 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, प्रकाश को 2 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? नंबर 1 पर हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब क्या हुआ भाई? दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जो भी प्रकाश स्रोत खुद का प्रकाश उत्पन्न करेगा वो क्या कहलाएगा? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है दीप्त प्रकाश स्रोत का? सबसे बड़ा हमारा एग्जाम्पल क्या है? सन। सूर्य क्या है? एक दीप्त प्रकाश स्रोत है। सूर्य के साथ में हमारे सौर परिवार में या ब्रह्मांड में जितने भी हमारे पास तारे हैं, तारों में खुद का प्रकाश होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? दीप्त प्रकाश के स्रोत होते हैं। इसके बाद अगर हम कृत्रिम स्रोतों में देखें तो विद्युत बल्ब, उसमें भी क्या है? खुद का स्वयं का प्रकाश होता है विद्युत बल्ब में। तो विद्युत बल्ब भी हमारा क्या हो सकता है? दीप्त प्रकाश स्रोत का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। सेकंड पे आते हैं, नंबर 2 पे अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज, वे प्रकाश स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि
दीप्त प्रकाश स्रोतों से खुद क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा एक इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण होगा। चंद्रमा के पास खुद का अपना कोई प्रकाश स्रोत नहीं है। चंद्रमा खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने पर ही चमकता है। जब तक सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की सतह पे नहीं पड़ेगा तब तक चंद्रमा में कोई प्रकाश खुद का नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रकाश हमारे पास जो है उसको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पे हमारा क्या होगा, दीप्त प्रकाश स्रोत, ल्यूमिनस सोर्सेस। नंबर 2 पे हमारा क्या होगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। तो ये प्रकाश के स्रोत हो गए। अब इन्हीं के आधार पे आगे हम चर्चा करेंगे प्रकाश के गुणों की। प्रकाश की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रकाश की, लाइट की जो पहली प्रॉपर्टी है, प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में या सरल रेखा में, जैसे कि हम ऋजुरेखीय रेखा भी कह सकते हैं, ऋजुरेखीय रेखा में प्रकाश क्या करता है, गमन करता है। एक स्ट्रेट लाइन, सिंपल स्ट्रेट लाइन में प्रकाश क्या होता है, हमेशा गमन करता है। प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में उसमें दिखाई देती है। ये भी प्रकाश की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि यह स्वयं तो क्या होता है, अदृश्य होता है, बट अगर यह हमारे पास नहीं होगा तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी में देखेंगे हम प्रकाश की जो चौथी प्रॉपर्टी है, प्रकाश की जो चाल होती है, इसकी चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जब भी हम प्रकाश की चाल की चर्चा करते हैं तो प्रकाश की चाल प्रत्येक माध्यम में अलग अलग होती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल की बात की जाए तो कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगली प्रॉपर्टी, प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है। परावर्तन की घटना होती है। प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है। जैसा कि लेसन का नाम भी है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो परावर्तन अपवर्तन क्या है, ये प्रकाश के प्रकार से प्रॉपर्टी होती है, प्रकाश का ही गुण है। प्रकाश सदैव चमकदार पृष्ठों से, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश क्या होगा, हमेशा चमकदार पृष्ठों से सदैव क्या होगा, परावर्तित होगा। कोई भी हमारे पास चमकदार पृष्ठ है, जैसे कांच हो गया या कोई स्मूथ सरफेस हो गया, जहां पर भी प्रकाश पड़ेगा वहां से क्या होगा, प्रकाश पुनः परावर्तित हो जाएगा। ये प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी है। अब जैसा कि बुक में हमें दे रखा है, हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, किसी भी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इसमें से ट्रांसमिटेड हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश वस्तु के इस पार से उस पार निकल जाता है। प्रकाश से संबद्ध अनेक सामान्य अद्भुत परिघटनाएं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ना आदि, ये सभी घटनाएं प्रकाश में संभव होती हैं या प्रकाश के द्वारा होती हैं। यह भी जानिए, एनसीईआरटी ने खास तौर पर कुछ चीज़ों को अलग से एक बॉक्स में दर्शाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे प्रत्येक कंपटीशन वाले विद्यार्थी को अवश्य पढ़ना चाहिए। जो भी विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
उन्हें एनसीईआरटी विशेष रूप से पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी का ही पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस का प्रारूप होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी न केवल क्लास 10 के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि यह वीडियो वे सभी विद्यार्थी जो देख रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी चाहे वो साइंस हो या अदर कोई सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी के बहुत से क्वेश्चंस टू कॉपी वैसे ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए यह भी जानिए, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को विवर्तन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें कि जब भी प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु जो बहुत छोटी हो और सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, तो यह घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो इस घटना को आप वहाँ पे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया। कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत से वैज्ञानिक 20वीं शताब्दी तक ये मानते रहे कि प्रकाश एक किरण के रूप में चलती है, बहुत से लोग मानते रहे प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है, और यह उलझन लगातार बनी ही रही। कब तक? जब तक कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत का मॉडल उभर कर सामने नहीं आया। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत का जब मॉडल आया तो उसने यह बताया कि प्रकाश ना तो तरंग माना गया ना ही कण माना गया। यहाँ पे क्या बताया कि प्रकाश ना तो तरंग की तरह से कार्य करता है और ना ही कण की तरह से। इस सिद्धांत ने दोनों सिरों को पूरी तरह से नकार दिया और एक नई व्याख्या यहाँ पे निकाल आई। इस सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच में एक सामंजस्य स्थापित किया। नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच में एक सामंजस्य स्थापित कर दिया और ये बताया कि प्रकाश कण की तरह से भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह से व्यवहार करता है। यह दोनों तरह से, दोनों प्रकारों से अलग अलग स्थितियों में व्यवहार करता है। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। क्या मतलब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उससे पूर्व थोड़ा सा हमें कुछ और भी जान लेना चाहिए। यहाँ पे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रकाशिक माध्यम के विषय में। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। जैसा कि हमें बार बार चैप्टर में कहीं ना कहीं कुछ शब्द ऐसे अवश्य मिलेंगे जिनका अर्थ अभी तक हम नहीं जानते हैं, तो उन शब्दों की व्याख्या भी यहाँ पे हम देखते चलेंगे, उनको भी हम समझते चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं प्रकाशिक माध्यम की, ऑप्टिकल मीडियम की। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो प्रकाश जिन भी माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस भी माध्यम से होकर गुजरेगा, कोई भी माध्यम है, जिस भी माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है तो हम क्या कहते हैं, वह प्रकाश का प्रकाशिक माध्यम होगा। प्रकाशिक माध्यमों को 3 वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है, 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं, पहला मीडियम हमारा क्या होगा, पारदर्शक माध्यम या ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसा कि नाम ही है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शक माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते। जैसे कांच हो गया, एयर हो गई, आपकी वायु हो गई, मीन्स इन सभी माध्यम से, वो आपका एयर हो,
या आपका ग्लास हो, कांच हो, इन सभी माध्यम से क्या है, प्रकाश का मैक्सिमम भाग लगभग पूरी तरह से प्रकाश करता है, इस पार से उस पार निकल जाता है, और इस वजह से हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम या प्रकाशिक पारदर्शक माध्यम कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, नंबर 2 पे सेकंड नंबर, पारभासक माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, प्रकाश पूरी तरह से नहीं जाता है, बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में प्रकाश क्या होता है, इस पार से उस पार निकल पाता है, ऐसे माध्यम को पारभासक माध्यम कहते हैं, या इसी को हम ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया आपका, दूषित जल, दूषित जल, दूषित जल इसका एग्जाम्पल हो गया। या फिर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, घिसा हुआ कांच भी हो सकता है हमारा, या फिर क्या हो सकता है, तेल लगा हुआ पेपर हो सकता है, कागज जिसके ऊपर क्या हो, ऑयल लगा दिया जाए। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, पारभासक माध्यम के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तीसरा हमारा पार्ट क्या आता है, नंबर 3 पे अपारदर्शक माध्यम। जैसा कि नाम ही है अपारदर्शक माध्यम, कहने का मतलब क्या हुआ कि जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग गुजर नहीं पाता है, प्रकाश उसमें पड़ता तो है लेकिन पड़ने के बाद उसके एक भाग से दूसरी भाग पे बिल्कुल से नहीं निकल पाता है, तो ऐसे माध्यमों को हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, दीवार हो गई, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए, अपारदर्शक माध्यम के एग्जाम्पल हो गए। इसी में हम चर्चा करेंगे प्रकाश किरण की। प्रकाश किरण क्या होती है, क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट पेज पे वहाँ पे हमने देखा था प्रकाश किरण के बारे में। तो प्रकाश किरण का मतलब क्या है, प्रकाश किरण कहते किसे, प्रकाश किरण होती क्या है। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। कहने का मतलब क्या कि प्रकाश किरण हम तभी कह सकते हैं जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सीधी रेखा में गमन करे, तथा प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये चीज नोट करिए यहाँ पे, प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज या लाइट बीम कहते हैं। इसी को हम लाइट बीम भी कह सकते हैं, या हिंदी में इसी को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये हमारी प्रकाश किरण क्या होती है उसकी परिभाषा हो गई। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, तो हमने जाना कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं, तथा प्रकाश किरण के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमें देखना होगा प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकारों को यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे, आखिर वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे हम चर्चा करने जा रहे हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, तो नंबर 1 पे हमारा क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब भी हमारे पास समस्त किरणें किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास ये कोई एक पॉइंट ओ है, यहाँ पर बहुत सी किरणें इस प्रकार से किसी एक ही पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तब के इन किरणों को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये जो हमारा पॉइंट है, इसी पॉइंट पे
अगर हमें बहुत सी किरणें किसी भी दिशा से आती हुई प्रतीत होती हैं या किसी बिंदु पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इन किरणों को हम अभिसारी किरण या इस बिंदु पर मिलने वाले प्रकाश को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। नंबर 2 पे आते हैं, सेकंड पे। दूसरा इसका प्रकार क्या होगा? अपसारी प्रकाश पुंज। अभी तक हमने पढ़ा अभिसारी, अब क्या पढ़ेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? यह पूरी तरह से अभिसारी का अपोजिट होता है। अभिसारी में हमने क्या देखा था अभी तक कि किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती थी, बट यहाँ पे क्या है? समस्त किरणें एक बिंदु से बाहर की ओर क्या होंगी? जाती हुई प्रतीत होंगी। कहने का मतलब जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हों, कहने का मतलब नंबर 2 पे अपसारी प्रकाश पुंज क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज या अपसारी प्रकाश किरणें। तो अपसारी प्रकाश किरणें क्या होती हैं? अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? अभी तो हमने पढ़ा क्या? अभिसारी प्रकाश पुंज। उसी का जस्ट अपोजिट रूप देखा जाए तो हम इसे क्या कह सकते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। पर थोड़ा सा अंतर है क्या? कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से बाहर की ओर निकलती हुई या बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं तो इन किरणों को हम अपसारी किरणें कहते हैं। किसी एक ही पॉइंट से यदि किरणें बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो इन किरणों को अपसारी किरणें कहा जाता है। जबकि अभिसारी में हमने क्या देखा था? अभिसारी में किसी एक ही पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या है? बहुत सी किरणें आती हुई प्रतीत होती थीं, बट यहाँ पे क्या है? किसी पॉइंट से किरणें बाहर की ओर निकलती हुई या यहाँ से बाहर जा रही प्रतीत होती हैं। तो ये हो गया अभिसारी और अपसारी। नंबर 3 पे हम आते हैं। नंबर 3 पे समांतर प्रकाश पुंज या समांतर प्रकाशीय किरणें। समांतर, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जैसे ये प्रकाश की कोई किरण है, ये उसकी एक समांतर हुई, ये उसकी एक समांतर हुई, तो जब इस प्रकार से प्रकाश की किरणें एक दूसरे के साथ में चलती हैं तो प्रकाश किरणों के इन समूहों को हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं आज जो हमने पढ़ा है उसको, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से एक बार इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? लाइट। लाइट क्या है? एनर्जी का एक क्या है? सोर्स होता है, स्रोत होता है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। फिर हमने पढ़ा स्रोत के बारे में, प्रकाश स्रोत किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है। तो हमने क्या देखा कि बहुत सी हमारे पास ऐसी वस्तुएं हैं जो प्राकृतिक हैं और कुछ क्या है? कृत्रिम भी हैं, जिनसे क्या होता है? हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो जैसे सन हो गया, सूर्य हो गया, हमारा स्टार्स हो गए, तारे हो गए, ये सब क्या है? नेचुरल सोर्सेज हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं प्रकाश के। फिर हमने क्या देखा? विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, ये सब क्या हमारे कृत्रिम स्रोत हैं। फिर इसको हमने क्या किया? 2 भागों में इसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, बांट दिया। यहाँ पे फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या बांटा? फर्स्ट पे हमने कहा यहाँ पे दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे सभी वस्तुएं जो खुद का अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं, या हम कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है वो क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आपका सन हो गया, स्टार्स हो गए, ये हमारे क्या हैं? ऐसे सोर्स हैं जिनमें क्या होता है? खुद का अपना प्रकाश होता है। और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक बल्ब भी हमारा हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब भी हमारा क्या है? दीप्त वस्तुएं, इनमें क्या होता है? स्वयं का खुद का अपना प्रकाश होता है। फिर इसके बाद में अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं?
वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है बल्कि वह दूसरे के प्रकाश स्रोत से क्या होती हैं, प्रकाशित होती हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, अदीप्त कह सकते हैं, अदीप्त। अब इसमें एग्जाम्पल में तौर पे क्या हो सकता है, जैसे जितने भी ग्रह हैं सारे क्या हैं, अदीप्त स्रोत हैं। चंद्रमा हो गया, ये भी क्या है, अदीप्त स्रोत है, क्योंकि ये सब क्या है, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इन्हें हम अदीप्त स्रोत में रख सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा आगे, हमने देखा प्रकाश के प्रॉपर्टी के बारे में। प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो हमने देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रकाश हमेशा क्या, एक सीधी रेखा में गमन करता है, एक सीधी रेखा में चलता है। फिर हमने क्या देखा, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह से क्या करता है, व्यवहार करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी क्या करता है, व्यवहार करता है। इसके बाद हमने क्या देखा, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कितनी होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के आसपास होती है। कहीं कहीं पे हमें 7800 एंगस्ट्रॉन भी लिखा मिलता है। तो 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रकाशिक माध्यम के बारे में। प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं, जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गुजरता है प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा था, नंबर 1 पर पारदर्शक माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गुजरता है वो क्या कहलाते हैं, पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। जैसे हमारा कांच हो गया, प्रकाश जब पड़ता है तो इस पार से उस पार पूरी तरह से निकल जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पारदर्शी माध्यम या पारदर्शक मीडियम हो जाएगा। इसके बाद फिर हमने क्या देखा, नंबर 2 पे पारभासक माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश गुजरता तो है लेकिन केवल आंशिक रूप से, प्रकाश का बहुत ज़्यादा भाग इस पार से उस पार नहीं निकलता है, बहुत कम प्रकाश का भाग इस पार से उस पार निकल पाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पारभासक माध्यम कहते हैं। नंबर 3 पे हमारा क्या है, अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश पूरी तरह से इस पार से उस पार गुजर नहीं पाता है, क्या कहलाते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। जैसे क्या हो गई, वॉल हो गई, दीवार हो गई, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, सब क्या हैं, अपारदर्शक माध्यम होते हैं। फिर हमने क्या देखा, प्रकाश किरण क्या होती है, तो हमने बताया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के किरण के पथ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तथा इस प्रकार से किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे या लाइट बीम कहेंगे। प्रकाश पुंज को या प्रकाश किरणों को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। फर्स्ट पे क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जब किसी एक ही बिंदु पर बहुत सी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, आती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इन किरणों को हम अभिसारी प्रकाश किरणें कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, अपसारी प्रकाश किरणें। अपसारी प्रकाश किरणें क्या होती हैं, जब एक ही बिंदु से किरणें बाहर की ओर या दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं तो इन किरणों को क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरणें कहते हैं। और लास्ट हमने क्या पढ़ा, समांतर किरणें। समांतर किरणें क्या हैं, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से बराबर दूरी पर सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती हैं या गमन करती हैं तो इन किरणों को समांतर किरणें तथा इनके समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आज यहीं तक चर्चा करते हैं। आगे कल की क्लास में हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश में और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। आगे भी हम धीरे धीरे क्लास 10 के साइंस के
जितने भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर को धीरे धीरे इसी प्रकार से हम आपको देते रहेंगे इसके वीडियो बनाकर। कैसे रही आज की क्लास, इस पे अपनी राय अवश्य दें और आप अपने उन सभी साथियों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं जिसमें लॉकडाउन के समय सभी स्कूल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सारे विद्यालय बंद हैं, कोई भी स्कूल या कॉलेज खुला नहीं है, तो वे बच्चे जो अपने घरों में हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन तक यह वीडियो आपसे शेयर करें। अपने स्कूल के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि सभी बच्चे इसको अच्छे से देख सकें। धन्यवाद।